जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम डेली की तरह आज फिर लेके उपस्थित हो गए हैं विज्ञान के 1000 MCQ का सीरीज का ये पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यह क्लास डेली शाम 6 बजे इस चैनल पर अपलोड हो जाती है। आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और यह बता दें कि NTPC, ALP टेक्नीशियन और RPF, JEE जितने भी एग्ज़ाम रेलवे का होता है उसमें सभी में जो है विज्ञान का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। उसमें 40 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है विज्ञान का, इसी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी क्वेश्चनों को लेके बनाया गया है जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकने की संभावना है, उन सभी को इस क्लास में शामिल किया गया है इस सीरीज में। तो आप लोग ये डेली क्लास अटेंड जरूर किया करें। और बता दें, यह एक सुपर फास्ट डिवीजन वीडियो होने वाला है। इसमें सारा मिक्स क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों बता दें, इसके पहले जितने भी क्लास हो चुके हैं या आगे जितने भी क्लास होंगे उन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो जो रक्त होता है मानव शरीर के अंदर, उसका कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। और थोड़ा बहुत हमने व्याख्या भी लिखने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को पसंद आएगी। रक्त शरीर में ऑक्सीजन जो होता है पोषक तत्वों, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूचुंबक के 2 मुख्य ध्रुव कौन से होते हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसको बोला जाता है। आप सभी को आइडिया भी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बिना किसी संपर्क के वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? मतलब संपर्क ना हो और ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाए, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ऐसा हो पाना संभव होता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण। विकिरण इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। और बता दें, विकिरण के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण बिना किसी संपर्क के होता है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का प्रवाह, जैसे सूर्य से पृथ्वी एक दूसरे से संपर्कित नहीं है, एक दूसरे से टच नहीं है, लेकिन विकिरण के माध्यम से इनमें ऊर्जा का संचार हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पदार्थ का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ आपको बताना है। ऑप्शन सी जो सोना होता है, ऑप्शन सी इसमें सोना है। सोना का जो है घनत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। और इसमें बताया भी गया है सोने का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये लगभग 19.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, कितना याद रखिएगा? 19.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आणविक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? जो पदार्थ की अवस्था होती है वो किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आधुनिक आणविक सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है कि पदार्थ की जो अवस्था होती है 3 अवस्था में पाया जाता है मुख्यतः, ठोस, तरल और गैस, जिसको हम ठोस, द्रव और गैस बोलते हैं। तापमान और दाब पर निर्भर करती है। इन सभी का जो अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, वो सभी तापमान और दाब पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक कैमरा का जनक माना जाता है? जो आधुनिक कैमरा होता है, आपके अभी आपने देखा है जितने भी कैमरा हैं, उन सभी आधुनिक कैमरा का जनक किसे माना गया है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ईस्टमैन। कौन? जॉर्ज ईस्टमैन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज ईस्टमैन को आधुनिक कैमरा का जनक माना जाता है। जो जॉर्ज ईस्टमैन हैं, उन्होंने 1888 में, कब? 1888 में कोडक कैमरा विकसित किया था। नाम याद रखिएगा, कोडक कैमरा विकसित किया था, जो आम लोगों के लिए फोटोग्राफी को आसान और सुलभ बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है विज्ञान में जो लेंस होता है उसका क्या काम होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो लेंस होता है प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है या फिर प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ठीक है ना, दोनों काम इसका होता है। 2 प्रकार के लेंस भी होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों का अलग अलग कार्य भी होता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि लेंस एक
प्रकाश को एकत्रित करता है और फैलाता है, दोनों कार्य इसका होता है, जो दृष्टि सुधारने या सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में प्रयोग होता है। जैसे उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को प्रसारित करता है, फैलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रवों के अंदर अणुओं के बीच आकर्षण बल को हम किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कोसीव बल, जिसको हम ससंजक बल भी बोलते हैं, ससंजक बल। ठीक है, याद रखिएगा, ससंजक बल, कोसीव बल को ससंजक बल बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये बल जो कोसीव बल होता है, जिसको हम ससंजक बल बोलते हैं, वह आकर्षण बल होता है जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आपस में लगता है। जैसे एक ही पदार्थ के बीच जो अणु होते हैं उनके बीच जो बल लगता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोसीव बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जमीन पर दिखाई देने वाली हलचल को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी को पता होगा, जब जमीन में हलचल होती है तो उसको हम भूकंप नाम से बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? जो हाइड्रोजन गैस है उसका उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जल का विघटन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जल के विघटन के कारण हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन जल, जिसको हम H2O बोलते हैं, उसके विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन, उस प्रक्रिया के द्वारा इसका हाइड्रोजन का जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वी पर आंतरिक भाग किससे बना होता है? जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किससे बना होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोहा और निकिल से बना होता है। किससे किससे? लोहा और निकिल से बना है। बता दें, पृथ्वी का कोर जो होता है मुख्य रूप से लोहा और निकिल से बना है। जो कोर होता है जो अत्यधिक तापमान पर द्रव और ठोस अवस्था में होते हैं, वहाँ का तापमान अत्यधिक होता है, जिससे लोहा और निकिल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा का संकुचन किसमें होता है? यांत्रिक ऊर्जा का संकुचन किसमें होता है, बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्मी में होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका संकुचन गर्मी में होता है। और इसका व्याख्या में चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का संकुचन आमतौर पर गर्मी में होता है, गर्मी के रूप में होता है। जब किसी यांत्रिक प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा रूपांतरित होती है तभी इसका संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, सूरज की रोशनी का विश्लेषण किस यंत्र से किया जाता है? सूरज की रोशनी का विश्लेषण पूछा गया है, किस यंत्र से किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिज्म द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, सूरज की रोशनी का विश्लेषण प्रिज्म के माध्यम से किया जाता है, जो प्रकाश के विभिन्न रंगों को अलग करता है। प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रकाश में जितने भी रंग होते हैं उनको सबको अलग करना प्रिज्म का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गति के तीसरे नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो तीसरे नियम का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक, आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन जी ने दिया था तीसरे नियम का सिद्धांत को। और बता दें, न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो इसे सर्वाधिक गति देने वाली ऊर्जा के रूप में बनाती है। और एक चीज़ और है दोस्तों, प्रकाश की चाल के बराबर और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी भी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका भी चाल होती है। विद्युत की चाल पूछ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की चाल वही चीज़ है, तो उसका चाल भी प्रकाश की चाल के बराबर होती है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा तत्व वायुमंडल का प्रमुख घटक नहीं है? तो वायुमंडल में ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं उपस्थित होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, जो है वायुमंडल का घटक नहीं होता ये, और बाकी तीनों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी वायुमंडल के घटक हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके थोड़ा व्याख्या में चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आप सभी को पता है 78%, ऑक्सीजन 21%। मुख्य रूप घटक यही होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जबकि हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में 0.00 की मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको नगण्य रूप में माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के अणु कैसे व्यवस्थित होते हैं? जब द्रव अवस्था होता है तो उस अवस्था में पदार्थ के जो अणु होते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत सघन और स्थिर मात्रा में व्यवस्थित होते हैं। किस तरह से? सघन और स्थिर मात्रा में व्यवस्थित होते हैं। और बता दें, द्रव अवस्था में अणु सघन रूप से होते हैं। क्या होते हैं? सघन, मतलब बहुत पास पास होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी गति होती है और वे एक दूसरे के पास रहते हैं। ठीक है ना? क्या बोल रहा है? सघन होते हैं जबकि उनमें थोड़ी सी गति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है? अब चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि चंद्रमा का वातावरण नहीं होता, वहाँ चंद्रमा में वातावरण नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। और बता दें, चंद्रमा का वातावरण नहीं होता जिससे वहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की कमी है, जैसे ऑक्सीजन और हवा वहाँ उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्यतः वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन, अभी हमने बताया था, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78% इसकी मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। जो कोपरनिकस हैं उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो कोपरनिकस थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण का सिद्धांत उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। किसने? कोपरनिकस ने। आप लोग याद रखिएगा। जिसे क्या बोला जाता है? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत का नाम भी पूछ सकता है और वैज्ञानिक का नाम, दोनों को आप लोग याद रखिएगा, दोनों चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किसे रक्त का रंगहीन सागर कहा जाता है? रंगहीन सागर किसे कहा जाता है? वो भी रक्त का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्फ्स जो होता है, लिम्फ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रक्त का रंगहीन सागर बोलते हैं। और बता दें, लिम्फ को रक्त का रंगहीन सागर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रक्त का एक तरल रूप होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं के स्थान पर सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मनुष्य के अंदर जो हड्डी पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम आपसे पूछ रहा है। इसका सही जवाब जांघ की हड्डी होती है। बता दिया गया है जांघ की हड्डी। इसका नाम आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। मनुष्य के अंदर जो जांघ की हड्डी होती है उसका क्या नाम है? फेमर उसका नाम होता है, जो शरीर का सबसे लंबा और मजबूत अंग होता है। याद रखिएगा, क्या नाम है? फेमर है, उस हड्डी का नाम फेमर होता है जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्मांग किसका मिश्रण होता है? जो स्मांग होता है वो किसका मिश्रण है? आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, धुआं और जल वाष्प का मिश्रण ही क्या कहलाता है? स्मांग कहलाता है। और स्मांग क्या है? धुआं और जल वाष्प का मिश्रण है जो प्रदूषण के कारण वातावरण में फैलता है। ठीक है, किसके कारण? प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वह प्रक्रिया जिससे हड्डियां कठोर होती हैं वह क्या कहलाती है? तो कैल्सिफिकेशन कहलाती है। जिससे हड्डियां क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं, उसको हम प्रक्रिया को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। कैल्सिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जमा हो जाता है, जिससे हड्डियां क्या हो जाती हैं? एक तरह से ज़्यादा कठोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हृदय में रक्त का प्रवाह किसकी सहायता से होता है? पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्व और पंपिंग की क्रिया के कारण जो हृदय में रक्त का प्रवाह संभव हो पाता है। ठीक है ना? वाल्व लगे होते हैं और पंपिंग जो होता है, जब हमारा हृदय धक धक की आवाज़ करता है वो क्या होता है? उस टाइम पे पंपिंग होती है, उसी कारण जो है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खगोल शास्त्र में सुपरनोवा का क्या अर्थ है? खगोल शास्त्र में सुपरनोवा का क्या अर्थ है? पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक तारा जो पूरी तरह से जलकर समाप्त हो जाता है उसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुपरनोवा वह घटना होती है जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाता है और एक विशाल विस्फोट करता है। क्या? एक विशाल विस्फोट करता है अपने जीवन के अंत में और नष्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानी में घुलनशील गैसों का उदाहरण कौन सा है?
तो पानी में घुलनशील गैसों का उदाहरण आपको पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी, ये सभी होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सभी गैसें होती हैं। पानी में घुलनशील जो गैसें होती हैं वो सभी गैसें क्या करती हैं, पानी में कई गैसें घुल सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैसें हो गई, कार्बन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस, ये सभी गैसें क्या होती हैं, पानी में घुलनशील गैसें मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस यांत्रिक शक्ति का उपयोग ज़्यादातर लिफ्ट में किया जाता है? जो लिफ्ट आप लोग चढ़ते हैं उसमें कौन सी यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसको पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर का प्रयोग किया जाता है। तो बता दें, लिफ्ट में लीवर का प्रयोग किया जाता है जिससे भारी वस्तुएं ऊपर उठाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लीवर का प्रयोग किया जाता है, लीवर छोटा ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रवाहित हो सकती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्यों होती है ऐसा क्यों संभव होता है, जो कि ठोस में ही सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि ठोस में अणु एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, सघन मात्रा में होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगों का प्रसार तेजी गति से संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैमरे में लेंस का कार्य क्या होता है? जो कैमरा होता है आप सभी ने देखा भी है, उसमें लेंस का कार्य पूछा गया है। तो प्रकाश को एकत्र करना लेंस का कार्य होता है, ठीक है ना, प्रकाश को एकत्र करना। कैमरे में लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश को एकत्रित करना, उसे फिल्म या डिजिटल सेंसर या पर फोकस करना, उसी का कैमरे का मुख्य कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हृदय में रक्त को पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो रक्त को पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, इसको बताना है आपको। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, निलय जो होता है पंप करने का कार्य करता है हृदय में। तो बता दें, हृदय का निलय जो होता है रक्त को पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है। निलय और आलिंद दो चीज़ होते हैं, तो निलय जो होता है उसी का कार्य होता है रक्त को पंप करने का, और यह रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजता भी है, ठीक है ना, पंप करके विभिन्न हिस्सों में भेजता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मृदा में रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा होता है? इसको आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बैक्टीरिया जो होती है उसका कार्य होता है कि मृदा में रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित कर सके, ठीक है। और इसके बारे में बता दें, बैक्टीरिया जो होती है मृदा में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण और अपघटन क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी पदार्थ की गर्मी की मात्रा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो किसी भी पदार्थ की गर्मी की मात्रा यदि मापना है उसके लिए हम कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? ऑप्शन बी, कैलोरीमीटर। क्या कैलोरीमीटर यूज किया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैलोरीमीटर का उपयोग पदार्थ की गर्मी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है, जिससे हम पदार्थ में ऊर्जा के परिवहन को माप सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कैलोरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। और एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है ये भी आप लोग याद रखिएगा, वो लगभग 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। ये आंकड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस गैस को स्मोक ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? किसके नाम से? स्मोक ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, इसको आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, मीथेन गैस को स्मोक ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। बता दें, जो मीथेन गैस होती है उसको स्मोक ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पानी में कितने प्रकार के घुलनशील पदार्थ होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के घुलनशील पदार्थ होते हैं जो कि पानी में घुल सकते हैं। आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, ठीक है ना। पानी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के घुलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कि गैस, ठोस और तरल। ठोस, गैस और तरल पदार्थ पानी में घुल सकते हैं, ये तीनों पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द्रवों में गति किस प्रकार से होती है? अब द्रवों में पूछा गया है गति किस प्रकार से होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धारा के रूप में होती है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्रवों में गति जो होती है धारा के रूप में होती है, जिसमें द्रव एक निश्चित मार्ग में से प्रवाहित होता है। क्या करता है? द्रव जो होता है एक निश्चित मार्ग से प्रवाहित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति का दूसरा नियम किसने दिया था? तो गति के दूसरे नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, जिन्होंने दूसरा नियम दिया। और उन्होंने क्या कहा
कि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल जो होता है, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, वह उसमें उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको हम F बराबर ma लिख सकते हैं। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, F बराबर ma होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? आप सभी को आइडिया है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस तो सभी को पता है, ऑक्सीजन ही मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसको हम जीवनदायिनी गैस भी बोलते हैं, जिसकी मात्रा 21% है, अभी हमने पढ़ा भी है, और जो श्वसन क्रिया में के लिए मुख्यदान योगदान भी निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी यांत्रिक क्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो यांत्रिक क्रिया को सरल बनाने के लिए ऑप्शन बी यांत्रिक यंत्र जो भी होते हैं उनको प्रयोग में लिया जाता है। यंत्रों का उपयोग यांत्रिक कार्यों को सरल बनाने के लिए किया जाता है, जैसे पुल, लीवर, पुली इत्यादि जो यंत्र होते हैं उनका सभी को कार्य होता है, जो भी हम यांत्रिक कार्य कर रहे हैं उनको थोड़ा आसान बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस गैस का सबसे अधिक प्रयोग जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा बता भी दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना गया है, क्योंकि यह वायुमंडल में गर्मी को फंसाकर तापमान बढ़ा देता है। क्या करता है? गर्मी को फंसाकर या बढ़ाकर तापमान को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे वायुमंडलीय परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो जो न्यूटन का पहला नियम है उसको पूछा गया है, तो जड़ता का सिद्धांत के नियम से जाना जाता है, जो न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़ता का सिद्धांत कहा जाता है, जो कहता है कि किसी वस्तु की गति तब तक नहीं बदलती जब तक कि उस पर बाहरी बल या कोई फोर्स, जिसको हम बल बोलते हैं, उस न लगाया जा सके। कोई वस्तु है, जब तक हम इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही जड़ता का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा यांत्रिक यंत्र संवेग को बदलने में मदद करता है? तो जो संवेग होता है उसको बदलने में कौन सा यांत्रिक यंत्र मदद करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लीवर जो होता है वो मदद करता है संवेग को बदलने में। बता रहा है कि लीवर एक यांत्रिक यंत्र होता है जो संवेग को बदलने में मदद करता है, जैसे किसी भारी वस्तु को उठाने में लिफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? लीवर का। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो पृथ्वी का आंतरिक ताप जो होता है उसी को माना जाता है कि वो भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यहाँ थोड़ा सा बता भी दिए हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक ताप से प्राप्त होती है, जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी होती है उसी से उत्पन्न होती है भूतापीय ऊर्जा। इसका ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसके द्वारा प्रकाश का संकेंद्रण होता है? किसके द्वारा प्रकाश का संकेंद्रण होता है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेंस के द्वारा जो है प्रकाश का संकेंद्रण होता है। आपको बताया भी है, लेंस जो होता है प्रकाश को केंद्रित भी करता है और फैलाता भी है। तो यहाँ बताया गया है कि जो लेंस होता है प्रकाश को संकेंद्रित करने का कार्य करता है, जिससे इसे एक बिंदु पर फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? तो जो ध्वनि की गति होती है सबसे ज़्यादा तो मैंने बताया था ठोस में होती है, और लेकिन सबसे कम किस में होती है इसको पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैसों में होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि गैसों के जो अणु होते हैं बहुत विरल अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ ध्वनि का विचरण बहुत कम हो पाता है। यही चीज़ आपको बताया गया है। ध्वनि की गति गैसों में सबसे कम होती है, क्योंकि गैसों के अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगों का प्रसार धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य का तापमान लगभग कितना बताया गया है? जो सूर्य का तापमान होता है वो लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 6000 डिग्री सेल्सियस माना गया है सूर्य का तापमान, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण किस रूप में मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण किस रूप में मिलता है आपको पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जल के रूप में, क्योंकि H2O होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने वायुमंडल के गैसों का अध्ययन किया? जो वायुमंडल में जितने भी गैसें पाई जाती हैं उसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? तो डाल्टन ने इसका अध्ययन किया कि वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, उन्होंने सब चीज़ बताया था।
तो डाल्टन ने वायुमंडल में उपस्थित गैसों के मिश्रण और उनके गुणों का अध्ययन किया था, जिसे डाल्टन का गैस नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाल्टन का गैस नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि विज्ञान से संबंधित थे, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट को कवर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपना एक लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। हाँ, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।